So in this lecture, we are going to learn about line spectrum of hydrogen, as we already discussed that what is line spectrum in our earlier lecture. In this lecture, we directly coming to the point that what is line spectrum of hydrogen. तो बच्चे देखो, हमें ऑलरेडी पता है कि लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज के स्पेक्ट्रम बनते हैं। अब यहाँ पर भी वही होगा कि जो हाइड्रोजन है उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज के साथ होगा। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन का एक गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है, एक गैसियस मॉलिक्यूल है। अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल होगा इसके थ्रू आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाएंगे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? देखो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपने सडनली बहुत सारे चार्जेस का फ्लो कर दिया, सडन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एकदम से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी इस गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, सडन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एकदम से पास करवाया और कुछ ही टाइम के लिए करवाया, कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो, ठीक है। तो जैसे ही आपने साइंटिस्ट ने ये प्रोसीजर किया, तो जो इलेक्ट्रॉन था जो लोअर स्टेट पे था वो क्या हो गया बेटा, वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, ठीक है। कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट पे, ये जो ऊपर की स्टेट है वो क्या होती है बेटा, हायर स्टेट्स होती हैं, हायर एनर्जी स्टेट होती है। अब हायर स्टेट पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल नहीं है, वो क्या करेगा, वो वापस अपनी लोअर स्टेट पे आना चाहेगा। तो जब वो लोअर स्टेट पे आएगा तो उस पॉइंट पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अमिट करेगा, मतलब एनर्जी अमिट करेगा। और उस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमिट करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी, ये क्या होंगी, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी की होंगी, इसकी कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे आएंगी उसी के थ्रू यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्पेक्ट्रम बनेगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through gases hydrogen, the hydrogen molecule dissociate, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके डिसोशिएट हो जाएंगे, एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन, और वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के ही एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। Atoms produced emit electromagnetic radiation of discrete frequencies, और उसके बाद जब उसको वापिस आना है, जो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच चुका है उसको जब वापिस आना है अपनी लोअर स्टेट पे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अमिट करेगा, ठीक है। और वो रेडिएशंस क्या होंगी बेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज की होंगी। देखो आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ है। आई नो कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर इस तरीके से आप समझेंगे तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनेगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स आ जाएंगी, वो लाइन्स क्या होंगी, आपकी स्पेक्ट्रम होंगी। सो द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरीज। अब जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यहाँ पे बना होगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यहाँ पे बना होगा उसकी बहुत सारी डिस्क्रीट लाइंस बनेंगी, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ना यहाँ पे, तो मतलब डिफरेंट लाइंस हैं। अब ये जो लाइंस हैं, जैसे जैसे साइंटिस्ट आए उन्होंने इनको स्टडी किया, उन्होंने एक एक लाइन के ऊपर स्टडी करके अपने अपने नाम से उनकी जो लाइंस बनी उनके फिर नाम रख दिए। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, दिस इज हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का गैस मॉलिक्यूल है, आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज करवाया होगा, तो जब स्पेक्ट्रम के थ्रू जब ये पास होगा तो उसकी जो लाइंस आपको इस तरीके से दिखेंगी वो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड लाइंस। और स्पेक्ट्रम आपको इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दिखा के रखा है विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड लाइंस, राइट। चलिए, अब ये आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सभी को बता रहे हैं ये। तो ये आपके पास क्या है बेटा, एक एटम का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हमने ये सारे पॉइंट्स आगे आने वाले लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस करने हैं, बट अभी जितनी रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली हम बात करेंगे। सो n इज इक्वल टू 1, उसके नेक्स्ट वाला n इज इक्वल टू 2, उसके नेक्स्ट 3 4 5 एंड 6, राइट। सो जो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके अपनी बाहर वाली स्टेट पे गया होगा तो वो किसी भी स्टेट पे जा सकता है, n1 से वो कहाँ कहाँ जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास n1 से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, n1 से इलेक्ट्रॉन गया, वो कहाँ कहाँ जा सकता है, वो 2 पे जा सकता है, वो 3 पे जा सकता है, वो 4 पे जा सकता है, वो 5 पे, वो 6 पे जा सकता है। अब मान लीजिए वो 6 पे चला गया है, एग्जाम्पल के तौर पर वो 6 वाले इस पे चला जाता है, 6 वाले पॉइंट पे। अब 6 से उसको वापस जब आना है अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, तो आप देखिए कि इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, फिर लाइमन सीरीज कहेंगे।
क्या कहेंगे, लाइमंड सीरीज कहेंगे। तो लाइमंड सीरीज में एक्चुअली आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट से अपनी हायर स्टेट पे जाता है, यहाँ पे 6 के अकॉर्डिंग हायर बताया है आपके पास, यहाँ पे और भी ज्यादा इनफिनाइट भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ से वो वापिस आएगा, अब वो अगर 6 से आ रहा है तो वो 5 पे भी हो सकता है, 4 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी, राइट, इस तरीके से। तो उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, लाइमन बोल दिया। लाइमन में N1 क्या होगा, 1 होगा, और N2 क्या होगा, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रल रीजन वहां पे होगा वो कौन सा रीजन होगा, फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा, ठीक है, अलाइनमेंट के केस में। ऐसे हम बलमार की बात करते हैं, बाल्मर की बात करते हैं। बाल्मर में क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो N2 पे होगा, ठीक है, N2 पे। और वो N2 से अब कहाँ कहाँ जा सकता है, वो N3 पे जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा ना, N2 उसकी अब लोअर स्टेट है, अब N2 से वो 3, 4, 5, 6 तक आ सकता है। अब उसको भी जब वापिस आना है तो वो अगेन वहां से नीचे आएगा, तो उसको हमने क्या बोल दिया, फिर वाल्मर सीरीज बोल दिया, जहाँ पे आपके पास N1 क्या होता है बेटा, 2 होता है, और N2 क्या होगा, फिर 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये जो बाल्मर सीरीज होती है वो कौन से स्पेक्ट्रल रीजन में होती है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन में होती है, मतलब आपको वो विजिबल होगा कि ये इस तरह की इसकी लाइंस बन रही हैं। तो आप नीचे भी यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे यही ये जो ऑर्बिट के फॉर्म में यहाँ पे दिखा है उसी चीज को हमने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपकी एनसीईआरटी में आपको ये वाला जो डायग्राम दिख रही है वो मिलेगी वहां पे। देखो ये वाले आपकी फर्स्ट क्या बन गई बेटा, लाइमन बन गई, फिर लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट सीरीज में आ रही है, ये रीजन में आ रही है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे बाल्मर सीरीज आती है जो विजिबल रीजन में होगी, ठीक है। फिर पास्शियन सीरीज है जहाँ पे N1 जो है वो 3 होगा, एंड N2 ऑब्वियसली उसके ऊपर वाले, तो वो इंफ्रारेड रीजन में आएंगे, फिर ब्रैकेट और पफंड 4, 5, N1 4, 5 और N2 5, 6, 6, 7 और इंफ्रारेड रीजन आएंगे इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी क्या होगी, अपने वो ग्राउंड स्टेट पे, स्टेट से हाई स्टेट पे जाके उस तरीके से जब वो वापिस आएंगे, ठीक है, यहाँ पे वापिस आने का दिखाया आपको कि वापिस आ रहे हैं, वो अपने लोअर स्टेट पे वापिस आ रहे हैं। तो उन सीरीज को फिर हमने क्या बोल दिया, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पफंड सीरीज। थोड़े से ये नाम अजीबोगरीब हैं, बट इतने भी डिफिकल्ट नहीं कि आप याद ना कर पाए, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई बेटा, सीरीज आ गई। अब आगे फर्दर क्या हुआ कि बाल्मर जो थे उन्होंने अब बताया कि हम फॉर्मूले के बेसिस पे इस पर्टिकुलर चीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी से होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी उसने एमिट की होगी, क्या उसका वेव नंबर होगा, ठीक है। चलिए, सो वाल्मर सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अब जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनको हमने किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, वेव नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देन द विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फॉर्मूला, राइट। तो वाल्मर सीरीज सबसे पहले आई थी क्योंकि वाल्मर सीरीज में आपके पास वो विजिबल रीजन में था, जो लाइन्स हमें दिख रही थी वो किस में थी, विजिबल रीजन में थी। तो बाल्मर ने फिर अपना अपना जो फॉर्मूला बना के जो भी था वो बताया, तो वो फॉर्मूला उसकी डेरिवेशन भी होगी, बट हमारे सिलेबस में वो डेरिवेशन नहीं है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि देन द विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्वे द फॉलोइंग फॉर्मूला। अभी आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। अब ये जो है हमारे पास 109.677, ये एक कांस्टेंट है जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, ये उनकी वैल्यू है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये वेव नंबर का सिंबल है ना। और यहाँ पे क्या है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये 2 क्या है, देखो बाल्मर का जो N1 था, आप यहाँ पे N1 भी बोल सकते हैं, N1। तो जो बाल्मर का जो N1 था मतलब वो क्या था, 2 था। तो उन्होंने अपनी सीरीज के लिए फॉर्मूला दिया था एक्चुअली। तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस एन। अब एन क्या है, एन यहाँ पे ऑब्वियसली अगर बाल्मर सीरीज है तो बाल्मर सीरीज जो है N1 क्या होता है, इसमें 2 होता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एन होगा जहां से वो आपका वापिस आएगा इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से, वो उसके ज्यादा वाला नंबर होगा, तो एन यहाँ पे क्या होगा, फिर एन इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। where n is an integer equal to or greater than 3, मतलब 3 और उससे ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, फिर एक फॉर्मूला बन जाता है जिसकी हेल्प से हम स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट लेटर ऑन यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रिडबर्ग, ठीक है। उन्होंने इस सीरीज को नोट डाउन किया, देखा बाल्मर की सीरीज को, और उन्होंने ये कहा कि ये जो सीरीज जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है ये फॉर्मूला हम अपनी सभी सीरीज के स्पेक्ट्रा को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाल्मर सीरीज के लिए यूज करेंगे, हम लाइमन के लिए भी यूज कर सकते हैं, पार्शियन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट के लिए भी और पफंड के लिए भी, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि जैसे बाल्मर ने यहाँ पे N1 की जगह पे डायरेक्टली 2 पुट किया था, राइट।
तो रिडबर्ग ने कहा कि हम यहाँ पे 2 की जगह पे n1 कर देते हैं, जहाँ पे n1 जो है आपके पास क्या होगा, जो भी सीरीज होगी आपकी उसके अकॉर्डिंग आपके पास n1 आ जाएगा। जैसे लाइमन की बात होगी तो n1 यहाँ पे 1 होगा, बाल्मर होगा तो 2 हो जाएगा, है ना n1। सो बेसिकली n1 क्या होगा यहाँ पे, n1 आप ये बोल सकते हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट होंगी, n1 क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट होंगी। और n2 क्या होंगे फिर यहाँ पे, n2 क्या होगा, n2 यहाँ पे होगा हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम किसी भी सीरीज के स्पेक्ट्रा को बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी बाद में आया जो रिडबर्ग ने दिया हमें। इसमें उन्होंने कहा कि जो वैल्यू है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, वैल्यू एक, दैट इज 109677, इज कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। ये उन्होंने हाइड्रोजन के केस में दिया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि हम किसी और के लिए बताएंगे तो वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे मोहर ने अपने मॉडल में फिर हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम के लिए भी अपना थ्योरी दी थी, राइट। तो फिलहाल के लिए ये वैल्यू जो है वो किसके लिए थी, रिडबर्ग कांस्टेंट था फॉर हाइड्रोजन। सो द फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस दैट कॉरेस्पॉन्ड टू n1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। n1 यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। और n2 जो होगा यहाँ पे ऑब्वियसली जो भी आपके पास n1 होगा, n2 उसके ऊपर वाला नंबर होगा फिर। और n1 2 3 4 5 जिसको जो नंबर दे दिए फिर लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट एंड पफंड सीरीज रिस्पेक्टिवली। So that's all for hydrogen line spectra of hydrogen. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बोहर मॉडल की, जिसमें कि हम बाकी एटम्स जो हैं उनके बारे में भी लाइन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो then give it a thumbs up, and if you have any doubt you can comment in the comment section, and do subscribe the channel. I'll see you in the next lecture.